प्रिय दर्शकों, उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी की जानिब से मुनक़्क़िदा उर्दू प्रोग्राम आओ उर्दू सीखे में हम आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, इस्तक़बाल करते हैं। हम आज कुछ ऐसे शब्द भी सीखेंगे कि जिनकी उर्दू आपको आनी चाहिए। मसलन अब देखिए, अब इलेक्शन को उर्दू में क्या कहते हैं? इलेक्शन को उर्दू में कहा जाता है इंतखाब, इंतखाबात, इलेक्शन। इस तरह से इलेक्शन को उर्दू में कहा जाता है इंतखाबात। खे का उच्चारण सही होना चाहिए। ऐसे ही मत यानी आपका वोट या आपकी राय, वोट या फिर राय। मत का मतलब मतदान, अपनी राय देना, अपना वोट देना। तो आपने देखा कि हमने दो लफ्ज सीखे कि इलेक्शन का मतलब क्या, इंतखाबात उर्दू में कहते हैं इसको। और इसमें कौन कौन से हर्फ आए हैं? अलिफ प्लस नून प्लस ते प्लस खे प्लस अलिफ प्लस बे प्लस अलिफ और प्लस ते। अब देखिए कैसे मैं इसको मुख्तसर करूंगी। अलिफ तो पूरा ही आएगा, नून का शोशा लिया, ते का लिया, खे, फिर अलिफ ऊपर लिया, नून का नुक्ता लगाया, अलिफ नून जेर इन, ते जबर ता, मात्राएं लिखी हुई है, खे अलिफ जबर खा, बे अलिफ जबर ब, ते साकिन, ये देखिए जज्म लगा हुआ। इंतखाबात एक बार और लिखना देख लीजिए। अलिफ नून ते खे अलिफ, अलिफ नून जेर इन, ते जबर ता, खे अलिफ जबर खा, बे अलिफ जबर बा, ते साकिन। इंतखाबात यानी चुनाव या इलेक्शन। अच्छा, फिर इसके बाद आप देखिए कि हमने एक चीज और बार बार हम कहते हैं कि जब हम वोट देने जाते हैं तो हमें बहुत सी चीजों का ख्याल रखना चाहिए। तो किस चीज का ख्याल रखना चाहिए? एक ये कि जब हम वोट दे रहे हों तो हमारे आसपास कोई भी ये ना देखने पाए कि हम अपना वोट किसको दे रहे हैं। ये सीक्रेट होता है, इसका भी ख्याल रखिए। और देखिए आजकल तो वैसे भी बहुत से नारे चले हुए हैं, उसमें से एक खास नारा है कि लोकतंत्र का भाग्य विधाता, बने जागरूक हर मतदाता। मतदाता वोट डालने वाला, जागरूक बेदार यानी जागे, दिमाग से सोचे तब वोट दें। तो चलिए खैर आते हैं हम अपने उसी मकसद की तरफ कि उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी का मकसद ये है कि मैसेज के जरिए से भी आपको उर्दू सिखाई जाए। तो हमने इलेक्शन के सिलसिले में भी कुछ अल्फाज सीखे। अब देखिए आज का जो हमारा शीर्षक है, जिसके जरिए से बहुत दिलचस्प कहानी है, जिसके जरिए से फिर हम उर्दू लिखना और पढ़ना सीखेंगे। हमारी कहानी का शीर्षक है बड़े हकीम साहब। देखिए ये है बड़े हकीम साहब। अब देखिए इसमें बड़े तो फिर भी आसान है, बे प्लस रे प्लस ये बड़े, बे का शोशा लिया, रे नीचे ले गए, बड़े। हकीम में देखिए हे प्लस काफ प्लस ये प्लस मीम, हकीम। देखिएगा किस तरह हम इसको मिलाएंगे। हे को शॉर्ट करेंगे, काफ ले जाएंगे, ये और फिर मीम, हकीम। हे जबर हा, काफ ये ज़िर की, मीम साकिन, हकीम। साहब स्वाद प्लस अलिफ प्लस बड़ी हे प्लस बे, और ये लिखा जाएगा इस तरह से। स्वाद को अलिफ में मिलाएंगे, इस तरह देखिए शॉर्ट किया, स्वाद अलिफ जबर सा, बड़ी हे को शॉर्ट किया, फिर उसमें पूरी बे, हे बे जबर हब, साहब, बड़े हकीम साहब। ये हमारा शीर्षक है और गौर से सुनिएगा, बहुत दिलचस्प कहानी है। आज हम आपको एक बहुत कदीम बड़े हकीम साहब की कहानी सुनाने जा रहे हैं। मुल्क यूनान में एक बहुत काबिल हकीम थे। काबिल यानी उनको बहुत ज्यादा तजुर्बा तो था ही, लेकिन साथ साथ अपनी हिकमत में या अपनी जो भी उनकी हकीमी थी उसमें वो बहुत माहिर थे।
تو ملک یونان میں بہت قابل حکیم تھے جن کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ شاگرد نہیں بناتے تھے. غور کیجیے گا, حکیم صاحب کسی کو شاگرد نہیں بناتے تھے, خود بہت قابل تھے, خود بہت اپنی فیلڈ میں, جیسے کہنا چاہیے کہ اپنے کام میں ان کو بہت مہارت حاصل تھی, بہت اچھے حکیم تھے. لوگوں کا علاج اس طرح کرتے تھے کہ بڑے سے بڑے مرض میں فائدہ ہو جائے. کیونکہ اچھا وہ کسی کو شاگرد نہیں بناتے تھے, کیونکہ شاگرد بننے سے پہلے کوئی ان کے امتحان میں کامیاب نہیں ہوتا تھا. یعنی وہ کیا کرتے تھے, دیکھیے اب آج کل الیکشن کے ساتھ ساتھ امتحان کا بھی زمانہ ہے. الیکشن کے ساتھ ساتھ آج کل امتحان کا بھی زمانہ ہے. تو آپ دیکھیے کہ امتحان کو کیا کہا جاتا ہے اردو میں, امتحان کو اردو میں امتحان کہا جاتا ہے, ہندی میں کیا کہا جاتا ہے, سوچ کے بتائیے گا. ٹھیک, تو امتحان کا زمانہ آج کل بھی ہے. اچھا وہ کیا کرتے تھے, یہاں مراد امتحان سے ہے کہ وہ اس کا ٹیسٹ لیتے تھے, اور کیونکہ شاگرد بننے سے پہلے کوئی ان کے امتحان میں کامیاب نہیں ہوتا تھا. یعنی جس کو بھی وہ شاگرد بنانا چاہتے تھے یا ان کا شاگرد بننے آیا کوئی بھی اسٹوڈنٹ یا طالب علم, تو وہ اس کا امتحان لیتے تھے, اس کا ٹیسٹ لیتے تھے پہلے, لیکن کوئی پاس ہی نہیں ہوتا تھا. ایک دن اتفاق سے ایک لڑکا ان کی خدمت میں شاگرد بننے کی خواہش لے کر حاضر ہوا. اب یہ ہوا ایک لڑکا ان کے پاس آیا, اب حاضر ہوا, دیکھیں خواہش لفظ ہوتا ہے, خے پلس واو پلس الف پلس گول ہے اور پلس شین. دیکھیں لکھا واو ہے اس میں, پر واو سائلنٹ رہتا ہے, ہم اس کو خواہش پڑھتے ہیں. یہ دیکھیں آپ کا یہ, تو یہ جو لفظ ہے پھر سے دیکھ لیجیے گا, اس کو ایک بار اور میں آپ کو لکھ کے دکھا رہی ہوں کہ خے کو ہم نے واو میں جوڑا, خے کو شارٹ کر کے لیا, پھر واو کے ساتھ الف آیا, پھر ہے اور پھر شین, خواہش. تو ایک لڑکا جو ان کا شاگرد بننے کی آرزو رکھتا تھا, تمنا رکھتا تھا, خواہش رکھتا تھا, ان کے پاس آیا. تو بہرحال شاگرد بننا چاہتا تھا, ان کے حاضر ہوا, حاضر نہیں حاضر ہوا. ٹھیک, حکیم صاحب نے امتحان کے لیے ایک کوٹری بنا رکھی. کوٹری سمجھتے ہیں, ارے ایک چھوٹا سا کمرہ سمجھ لیجیے, مطلب ایک ایسی جگہ کہ جہاں چھوٹی سی جگہ, ایک اسٹوڈنٹ کا جہاں امتحان دیا جا سکتا ہے, بس اتنی سی جگہ. تو حکیم صاحب نے امتحان کے لیے کوٹری بنا رکھی تھی. لڑکے کو اس کوٹری میں پہنچا کر باہر سے بند کر دیا گیا, دروازہ بھی لگا دیا گیا. 2 گھنٹے بعد اس کو سردی محسوس ہوئی. اب لڑکے کو اس کوٹری میں لے جا کے, یعنی اس چھوٹے سے کمرے میں لے جا کے اس کو بند کر دیا گیا. اب 2 گھنٹے وہ بیٹھا رہا وہاں پر, اس کو سردی لگنے لگی. اچھا کوٹری لکھنا سیکھ لیجیے, کاف پلس واو پلس ٹھے پلس رے اور یہ کوٹری. اب دیکھیے کوٹری کو ہم نے کاف واو زبر کو, ٹھے ساکن, رے زری, کوٹری. دیکھیے جو ہے وہ جڑیں گے, کوٹری. اب 2 گھنٹے وہ لڑکا اس کوٹری میں بیٹھا رہا. اب کیا ہوا, 2 گھنٹے بعد اس کو سردی کانپنا شروع ہوا لڑکا. اب کپ کپی جب ہوئی تو ظاہر سی بات ہے پریشان ہوگا, کپ کپانے لگا, کپ کپانا, کاف پلس پے پلس کاف پلس پے پلس الف پلس نون پلس یہ, کپ کپانے. اب دیکھیں کیسے, کاف کس طرح سے شارٹ ہوگا, کاف کو اس طرح لیا کپ, پھر کاف لے گئے, پھر پے, پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک سیکنڈ, پھر الف لائیں گے. دیکھیے کاف پے الف, کاف, کپ کپانے, کپ کپانے لگا. اچھا لڑکا جو ہے وہ 2 گھنٹے بعد اس کو ٹھنڈک لگنے لگی اور وہ کپ کپانے لگا. اب کیا ہوا, سردی سے بچنے کے لیے اس نے کوٹری میں ڈنڈ بیٹھک لگانا شروع کر دیا. ڈنڈ بیٹھک کرنا شروع کر دیا. یعنی اب اسے یہ لگا کہ اب میں کیا کروں بھائی, بہت ٹھنڈک ہو گئی. حکیم صاحب نے تو
उसे कोठरी में बंद कर दिया। अब उसने सर्दी जब उसको लगनी शुरू हुई तो सर्दी से बचने के लिए क्या किया उसने, शाजिया बताइए। इतना धीमे बोलेंगी तो आवाज भी नहीं आएगी। दंड बैठक लगाना शुरू कर दिया। अब दंड बैठक क्या चीज है, उसने एक्सरसाइज या वर्जिश या जो भी कर सकता था, उठक बैठक, उसने वो सब करना शुरू कर दिया। अब दंड बैठक कैसे लिखा जाएगा, देखिए डाल है यहाँ, फिर नून है, फिर डाल, दंड, फिर उसके बाद बैठक। दंड बैठक कहा जाता है वही जो मैंने आपको बताया कि उसने जाड़े से बचने के लिए, ताकि उसके अंदर गर्मी आए। बैठक, बे ये ठे काफ, तो बे ये जबर बे, ठे काफ जबर ठक, बैठक, दंड बैठक। इसको बार बार लिख के देखिएगा, मुश्किल लफ्ज है। तो 2 घंटे बाद उसको सर्दी महसूस होनी शुरू हुई तो वो कपकपाने लगा। सर्दी से बचने के लिए उसने कोठरी में दंड बैठक लगाना शुरू कर दिया, जिससे बदन गर्म हो गया, उसमें गर्मी आ गई। अब देखिए लफ्ज होता है गर्म। यहाँ हम लोग हमेशा ज्यादातर ये गलती करते हैं, गर्म बोलते हैं। लफ्ज है गर्म, चाय गर्म है, ठीक, इस तरह से नर्म, गर्म, सर्द। तो उसने उसके अंदर गर्मी आने लगी, उसका बदन गर्म हो गया। जब वो फिर दोबारा उसको ठंड लगी तो उसने फिर वही कसरत यानी वही एक्सरसाइज शुरू कर दी। अब देखिए उर्दू में 2 लफ्ज होते हैं कसरत, तकरीबन एक सा उच्चारण है लेकिन हर्फ अलग अलग है। तो देखिए ये जो कसरत है यानी वर्जिश के लिए सीन आता है, कसरत। आप देखिए काफ और सीन, काफ प्लस सीन, कसरत। ये हमने जो लिखा है कसरत, काफ प्लस सीन प्लस रे और प्लस ते, कसरत। काफ सीन जबर कस, रे ते जबर रत, कसरत। अब एक लफ्ज होता है कसरत से, काफ से जबर कस, रे ते जबर रत, यानी काफ प्लस से प्लस रे प्लस ते, कसरत, ठीक। तो आप देखिए कि ये जो होता है काफ प्लस से प्लस रे, कसरत, इस माने ज्यादती के होते हैं, यानी बहुत कसरत में लोग आए, यानी बहुत ज्यादा तादाद में लोग आए। तो बहरहाल अब उसने फिर से कसरत करनी शुरू कर दी और इस तरह सारी रात मजे से गुजार दी। जब सुबह, अब देखिए गुजार दी, देखिए बहुत कॉमन लफ्ज है, मजा है, गुजार दी, इसका उच्चारण अगर सही ना हो तो बहुत कहते हैं ना बेइज्जती वाली बात हो जाएगी। फिर हम ये करिए कि ना मजा आ गया तो बहुत खराब लगता है, मजा आ गया। इस तरह से गुजार दी लफ्ज नहीं होता, जिंदगी गुजार दी, ठीक। तो इस तरह से अगर हमारा उच्चारण सही होगा तो हम अपनी बात जब कहेंगे तो न सिर्फ ये कि लोगों को सुनने में अच्छी लगेगी, हमें खुद भी एक एतमाद अपने ऊपर होगा कि हम बहुत अच्छा बोल रहे हैं। तो बहरहाल जब दोबारा उसको ठंड लगी तो उसने फिर वही कसरत शुरू कर दी और इस तरह सारी रात मजे से गुजार दी। सुबह जब नौकर कोठरी खोलने लगा तो लड़का अंदर से चिल्लाया, कौन है, दरवाजा मत खोलना। अब देखिए उल्टा हुआ, यानी उसने जब एक्सरसाइज की या उसने जो कसरत की, वर्जिश की, दंड बैठक की तो उसका जिस्म उस ठंडी कोठरी में गर्म हो गया। सुबह नौकर आया, उसने सोचा कि भाई अब तो ये तौबा कर जाएगा और ये कहेगा दोबारा इस कोठरी में नहीं आऊंगा। तो उसने दरवाजा खोलने के लिए जैसे ही नौकर आया उसने कहा दरवाजा मत खोलो, अभी हमको पसीना आ रहा है। अब देखिए कहाँ, इतनी ठंडी कोठरी थी, कहाँ उसको पसीना आ रहा है, क्योंकि उसने कसरत की। नौकर हैरान हो गए क्योंकि उससे पहले तो सब शागिर्द, यानी इससे पहले क्या होता कि सब शागिर्द सर्दी से अकड़े हुए मिलते थे। अब देखिए हकीम साहब किसी को आसानी से, जो बड़े हकीम साहब थे वो किसी को आसानी से अपना शागिर्द नहीं बनाते थे, उसका एक टेस्ट लेते थे कि उसको एक ठंडी कोठरी में बंद कर देते थे रात भर। अब सुबह तक स्टूडेंट या तालिब इल्म जो होता था या जो छात्र होता था वो तौबा करके चला जाता था कि नहीं भाई हम इनके शागिर्द नहीं बन सकते, इनके साथ नहीं रह सकते। लेकिन ये जो शागिर्द आया था उसने क्या जहानत से काम लिया, उसने जहानत से ये काम लिया कि बहुत ज़हीन लड़का था कि उसने जैसे ही कोठरी ठंडी हुई उसने कसरत शुरू कर दी, दंड बैठक शुरू कर दी और उसको रात भर बड़ी गर्माई रही और उसका जिस्म गर्म हो गया। और सुबह जब नौकर दरवाजा खोलने आया तो उसने कहा दरवाजा मत खोलो, हमें पसीना आ रहा है। अच्छा, नौकर सब हैरान। उन्होंने हकीम साहब को बतलाया
सरकार वो लड़का कह रहा है पसीना आ रहा है, दरवाजा मत खोलना। हकीम साहब समझ गए कोई होशियार लड़का आ गया है। अब देखिए समझ गए, सीन मीम झे, सीन प्लस मीम प्लस झे, समझ। अब देखिए सीन को इस तरह शॉर्ट करेंगे मीम और फिर ये झे, समझ। अब हकीम साहब समझ गए कि लड़का होशियार है, इसने ये इम्तिहान पास कर लिया। इससे मालूम किया, उन्होंने कहा नौकरों से कि क्या किया इसने, इससे मालूम किया तुम लोगों ने कि इसने क्या किया। जवाब मिला कोठरी में मुझे सर्दी लगी तो मैं समझ गया इसको आपने आजमाइश के लिए किसी तरह ठंडा कर रखा है। अब जब हकीम साहब ने उससे मालूम किया, लड़के से भाई उससे पूछा कि आखिर तुमने ऐसा क्या किया कि तुम रात में ठंडे नहीं हुए या अकड़े नहीं, तो उसने कहा कि मुझे समझ में आ गया था हकीम साहब कि आपकी आजमाइश है। देखिए लफ्ज आजमाइश, यानी आप मुझे आजमा रहे हैं, आप मेरा इम्तिहान ले रहे हैं, इसीलिए आपने इस कोठरी को ठंडा कर रखा है। चुनांचे मैंने इसमें कसरत करना शुरू कर दी जिससे बदन गर्म हो गया और इसी तरह सारी रात गुजार दी। कसरत करते करते, यानी पूरी रात वो कसरत करता रहा। हकीम साहब ने उसको शागिर्द बना लिया। वो अपनी ज़हानत से हकीम साहब का बहुत अजीज शागिर्द हो गया। वो उससे दवा बनवाते, नुस्खा बंधवाते, मरीजों के नुस्खे लिखवाते और सब काम लेते। अब देखिए कहाँ तो किसी को शागिर्द नहीं बनाते थे, कहाँ उन्होंने उसको अपना शागिर्द बनाया और बहुत लायक शागिर्द बनाया। अब लफ्ज देखिए नुस्खा। नुस्खा में नून सीन खे और गोल है नुस्खा। अब देखिए नून प्लस सीन प्लस ये बड़ी वाली है और ये वाली वो खे, सॉरी खे और गोल वाली है नुस्खा। अब फिर देख लीजिए लिखते हुए नून सीन पेश नुस खे है ज़बर खा, नुस्खा। यानी उससे जो है वो फिर नुस्खे भी लिखवाते। और मरीज, बहुत हम लोग जो है लफ्ज बोलते हैं मरीज। देखिए अब ये लफ्ज मरीज नहीं होता बल्कि ये होता है मरीज। मीम प्लस रे प्लस ये प्लस ज़्वाद, मरीज। अब देखिए फिर से दोबारा कैसे लिखते हैं, मीम रे ये और ज़्वाद। देखिए फिर मात्राएं समझिए, मीम ज़बर मा, ये रे ये ज़री, मरी ज़्वाद साकिन, मरीज। साकिन का मतलब प्लस, यानी उसमें जुड़ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ तक तो ये हुआ कि इनके बहुत अजीज शागिर्द हो गए। अब उसके बाद देखिए कितना मजेदार वाक़या होता है। उसी जमाने में शाह ईरान को कोई ऐसी बीमारी हो गई जो मुख्तलिफ डॉक्टरों और हकीमों के इलाज से भी ठीक न हुई। यानी ईरान का बादशाह बहुत बीमार हुआ उसी दौर में जब ये लड़का उनके साथ काम कर रहा था, उनकी शागिर्दी में था। तो बादशाह किस तरह ठीक नहीं हो रहा था, हकीम साहब को भी उनके इलाज के लिए, यानी बड़े हकीम साहब को जिनका ये शागिर्द हुआ, बुलाया गया। हकीम साहब जब बादशाह के इलाज के लिए चले तो अपने अजीज शागिर्द को भी ले गए। अजीज याद रखिएगा, अजीज नहीं होता। अब हकीम साहब गए, तसव्वुर कर लीजिए एक तरीके से कि हकीम साहब इलाज करने के लिए, बादशाह बीमार लेटे हुए उनका इलाज करने के लिए गए तो अपने शागिर्द को भी ले गए। हकीम साहब को शाह के हालात बतलाए गए जो शागिर्द और उस्ताद दोनों ने सुने और अंदाजा लगाया कि बादशाह सलामत का दौरानी खून गड़बड़ है। यानी दोनों ने सुना कि बादशाह सिर्फ लेटे रहते हैं और उनकी हालत बहुत खराब है, मूवमेंट नहीं है, हरकत नहीं है कुछ भी। तो दोनों को अंदाजा हुआ कि उनका जो दौरानी खून है, यानी ब्लड सिस्टम जो है, खून का जो सिस्टम है, वो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। दोनों समझ गए कि इनको क्या मर्ज है। वो बिल्कुल हरकत नहीं कर पाते हैं, सख्ता हो गया है, यानी एकदम लेटे रहते हैं, बिल्कुल हिलते डुलते नहीं है, सख्ते में। शागिर्द ने हकीम साहब से कहा, आका सरकार अगर आप इजाजत दें तो मैं पहले शाह का इलाज करूं। अब देखिए शागिर्द ने अपने उस्ताद से, हकीम साहब से ये गुजारिश की कि अगर आप इजाजत दें तो मैं पहले इलाज करूं, लेकिन क्योंकि अगर खुदा न खास्ता फायदा ना हुआ तो कोई बात नहीं, शागिर्द का इलाज था, लेकिन अगर आपने पहले इलाज किया और फायदा ना हुआ तो फिर बड़ी किरकिरी होगी। उसने कहा कि आप उस्ताद हैं, अब जाहिर सी बात है कि भाई आप इलाज करेंगे तो फायदा अगर नहीं होगा तो आपकी बेइज्जती होगी, लेकिन अगर मैं इलाज करूंगा तो लोग कहेंगे ठीक है शागिर्द का काम था, भाई नहीं हुआ, शागिर्द है, अभी इतना नहीं जानता है। तो हकीम साहब को बात समझ में आ गई और शागिर्द के मशवरे से और ज़हानत से खुश हो गए और कहा कि पहले शागिर्द इलाज करेगा। शागिर्द ने वजीर को हिलाकर एक 8 फीट वजीर को बुलाकर
वजीर को बुलाकर एक 8 फीट ऊंची दीवार तैयार करने को कहा। अब उसने शागिर्द ने, उस लड़के ने वजीर को बुलाया और कहा कि भैया एक 8 फीट ऊंची दीवार बना दो जिसमें बेशुमार ताक ऊपर से नीचे दाएं बाएं सब तरफ बनाए गए और बहुत नक्काशी बेल बूटे बनाए गए। नक्काशी यानी नक्शो निगार, यानी बहुत सारी उसमें फूल पत्तियां बनाई गई। अच्छा, तैयार होने पर एक घोड़ा मैजीन और साइज के तैयार रखने को कहा। एक घोड़ा तैयार रखने को कहा जिसके साथ साइज भी हो, यानी घोड़े को ले जाने वाला भी हो, वो सब कहा कि भाई तैयार रखो घोड़ा और साइज। और बादशाह सलामत को आने की जहमत दी गई। फिर बादशाह को बुलाया गया, यानी बादशाह, जहमत इसलिए, जहमत का मतलब परेशानी, यानी बादशाह क्योंकि चल फिर नहीं पा रहे थे, उनको बहुत तकलीफ थी, तो इसलिए उनको जहमत दी गई। अब देखिए जहमत लफ्ज देखिए, जे है, ये जे है, ज़ह मीम ते ज़बर मत, जहमत। अब देखिए कैसे, जे प्लस है प्लस मीम प्लस ते, जहमत। फिर से देख लीजिए, जे है ज़ह मीम ते ज़बर मत, जहमत। है बादशाह जो है वो आए और शागिर्द ने वजीर साहब से बादशाह को दीवार के सामने खड़ा करने को कहा और उनको दीवार के बारे में बतलाना शुरू किया, जिसमें बहुत सारी ताकें बनाई गई थी। ध्यान रखिएगा, अब यहीं पे कहानी का क्लाइमेक्स बिल्कुल आएगा। हुजूर, अब उसने, शागिर्द ने बतलाना शुरू किया, हुजूर इसके बनाने में इतना खर्चा आया, ये ताक इतना लंबा चौड़ा है और इसके ऊपर वाला पूरे एक दिन बना। इससे ऊपर वाले का साइज पहले वाले से बहुत छोटा है, ये जो बिल्कुल नीचे है ये बहुत बड़ा है, और ये दाहिनी तरफ वाले जो सुर्ख गुलाब आपको दिख रहे हैं ताक में, और देखिए बाएं तरफ के फूल चमेली के हैं। बादशाह सलामत की आंखों में उसके बयान पर हल्की हल्की जुम्बिश हुई, यानी जब उसने उन ताकों के बारे में बताना शुरू किया तो बादशाह सलामत की आंखें हिलने लगी। अच्छा, वजीर, गुलाम, मुसाहिबीन सब खड़े थे, उनके साथ वाले सारे लोग, उनके साथी, उनके वजीर सब खड़े हुए थे, और बादशाह की आंखें हिलने पर सब बहुत खुश हुए। लेकिन तभी शागिर्द ने, अब गौर से सुनिए, तभी शागिर्द ने सबके सामने मुंह फुलाकर बादशाह सलामत के दामन पर आख थू कहकर थूक दिया। यानी कहाँ तो वो उनको पूरी दीवार दिखा रहा है, कहाँ उनको बता रहा है कि देखिए ये चीजें इसके अंदर है, ताकें हैं इतनी, इन ताकों में जो है इस तरह के नक्शो निगार बने हैं, कहाँ उसने एकदम आख थू कहा और बादशाह के दामन पर थूक दिया। अब बस, अब क्या था, बादशाह सलामत का खून खौल गया। अब देखिए लफ्ज होता है खून, खून मत कहा करिए, वो बड़ा खराब लगता है। खे है ये, खे देखिए, खे प्लस वाओ प्लस नून, अक्सर करके इसका उच्चारण हमारा बहुत गलत होता है। तो देखिए खून, खे वापिश खू, नून साकिन, खून। खे की आवाज सही निकालिए, खून कोई लफ्ज नहीं होता, खून। हिंदी में भी अगर आप ख इस्तेमाल करें तो उसके नीचे बिंदी लगाएंगे तो वो खे बन जाएगा, खून। फिर से दोहराइएगा मेरे साथ ही, खून। तो अब ये इसने जब थूक दिया बादशाह के दामन पर, तो बस अब क्या था, बादशाह का खून खौल गया। गुस्से में उन्होंने हाथ हिलाए और कहा, हाथ हिलाए। अब देखिए वो शख्स के बिल्कुल जिसमें कोई हरकत नहीं थी, वो सकते में थे, बेहिजो हरकत थे, बिल्कुल कोई हरकत नहीं थी उनमें। तो जैसे ही इसने थूका, उन्होंने कहा पकड़ो गुस्ताख को, यानी बादशाह बोल पड़े और बचकर न जाने पाए। शागिर्द फौरन बिजली की तरह घोड़े पर सवार होकर भाग गया। अब देखिए बादशाह कहाँ बिल्कुल हिलडुल नहीं रहे थे, कहाँ जैसे ही उसने ये हरकत की बादशाह चिल्लाने लगे, उनके खून में गर्दिश आ गई, यानी उनकी हरकत शुरू हो गई, यानी उनके अंदर एक तरीके से ताकत आ गई, वो बोलने और चिल्लाने लगी। तो उन्होंने कहा भागने न पाए, बचकर जाने न पाए, इस गुस्ताख को पकड़ो। लेकिन शागिर्द बहुत चालाक था, उसने तो पहले ही घोड़ा और अपना साइज तैयार कर रखा था। उसने फौरन बिजली की तरह घोड़े पे वो सवार हुआ और भाग गया। बादशाह गुस्से से लरज रहे थे। अब देखिए वो शख्स जो चारपाई से नहीं उठ रहा है, वो खड़ा हो गया उठ के। बादशाह गुस्से से लरज रहे थे, गुस्ताख को सजा देने के लिए बेचैन थे। सब सिपाहियों को दौड़ा दिया। शागिर्द ने उस्ताद हकीम के पास पहुंचकर बादशाह की बीमारी खत्म होने की इत्तला दी। अब देखिए डेली हमारा जो इस्तेमाल होता है खत्म, खत्म कोई लफ्ज नहीं होता, खत्म कोई लफ्ज नहीं होता, खत्म। भाई अब ये शागिर्द तो अपना घोड़े पे बैठा और अपने उस्ताद के पास पहुंचा और ये कहा कि बादशाह सलामत ठीक हो गए हैं। बादशाह सलामत की बीमारी खत्म होने की इत्तला दी और सारा हाल बतलाकर कहा, अब बादशाह से मेरी जान बचवाइए।
अच्छा, सिपाही शागिर्द को पकड़कर बादशाह के सामने ले गए। हकीम साहब ने बादशाह को समझाया, जहां पना आपके सख्ते का इलाज यही था कि किसी तरह खून में जोश लाया जाए, यानी खून में उबाल आए, आपकी गैरत को उभारा जाए। यानी जब आपको गुस्सा आएगा, जब आपको ये लगेगा किसने मेरी बेइज्जती की है, तो आप गुस्से में एकदम आपके खून में जोश आएगा और आप उबल कर जो है वो हरकत करेंगे एकदम। कहते हैं ना कि हमें अगर कोई हमारे, जाहिर सी बात है कि किसी के ऊपर कोई थूक दे तो कितनी उसकी बेइज्जती की बात है, तो बादशाह है। तो हकीम साहब ने समझाया कि इस शागिर्द ने आपका इलाज किया इस तरह से, इसलिए ये शागिर्द की गुस्ताखी नहीं, आपका इलाज था। देखिए गुस्ताखी, हम अक्सर बोलते हैं लफ्ज गुस्ताख, आप सीरियल में भी देखते हैं कि बहुत गुस्ताख हो तुम, तो ये लफ्ज जो है सही तरीके से बोलना और लिखना, काफ प्लस सीन प्लस ते प्लस अलिफ, अलिफ आएगा फिर फे, गुस्ताख। तो अब देखिए गुस्ताख लिखते कैसे हैं, मेरे साथ साथ इसके हिज्जे भी कर लीजिए। गाफ सीन पेश गुस्त, ते अलिफ ज़बर ता और खे साकिन, गुस्ताख। तो इसलिए ये शागिर्द की गुस्ताखी नहीं है, यानी उसने आपकी शान में कोई किसी किस्म की भी गुस्ताखी नहीं की है, ये आपका इलाज था, जिससे हमारे शागिर्द ने अपनी ज़हानत, हिकमत और तदबीर से आपको इस मर्ज से निजात दिलाई है। वो सजा नहीं, इनाम का मुस्तहिक है। उसने कहा कि मेरे शागिर्द को सजा मत दीजिए, इनाम दीजिए। बादशाह ने खुश होकर कहा, हाँ, वो शागिर्द नहीं बल्कि बड़े हकीम साहब हैं, हमारे बड़े हकीम साहब। अब देखिए बादशाह को ये बात समझ में आ गई कि वो लड़का असल में शागिर्दी की जगह पर है ही नहीं, वो खुद अपने आप में गुस्ताद है। इसीलिए उन्होंने जो है उस लड़के को फिर बड़े हकीम साहब का लक़ब दिया। तो देखिए आज इस तरह से हमने इस कहानी के जरिए से एक चीज तो ये सीखी कि हालात अगर किसी भी तरह के हैं, मसलन मान लीजिए कि हम बुरे हालात में भी हैं, जैसे वो लड़का जब इम्तिहान देने आया था, तब भी हमें हौसला नहीं हारना चाहिए और हमें अपने आप को इस तरह से मजबूत रखना चाहिए जैसे उस लड़के ने मजबूती से अपना काम लिया। और मजबूती के बाद उसने क्या किया कि उस मसले, उस समस्या से निकलने का हल उसने खोज निकाला कि उसने कसरत की, दंड बैठक की, जिससे कि वो रात भर उस ठंडे कमरे में रह सके। फिर उसके बाद देखिए उसने बादशाह का इलाज किस अक्लमंदी से किया। तो ये तो हमने सीखा, साथ साथ बहुत सारे अल्फाज भी सीखे। हमारा मकसद यही है कि आप इन अल्फाजों को दोहराएं, बार बार लिख कर देखें और हो सके तो छोटे छोटे जुमले भी इसके जरूर बनाएं। ये आपका होमवर्क है, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर दिखा सकते हैं। तो देखिए हमने आपको, हमारी उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी का मकसद न सिर्फ ये है कि वो आपको उर्दू सिखाए, बल्कि साथ साथ ये भी है कि एक अच्छा इंसान बनने में, एक अच्छा शहरी बनने में भी मदद करे और उर्दू सीखते रहें और दूसरे लोगों को भी इस जानी मुतवज्जे करें कि वो भी इस मीठी और प्यारी ज़बान को सीखें। हमारे साथ अपना कीमती वक्त देने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।